जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास के सिविक्स बुक के सेकंड चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, जिसका हिंदी अर्थ है दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। इस चैप्टर में हम साउथ अफ्रीका के संविधान और वहाँ पर हुए घटना पर प्रकाश डालेंगे, इसलिए क्योंकि ये हाल ही में हुए अफ्रीका देश में जो भी डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था, इसका एक अच्छा ताज़ा उदाहरण है, जिसको पढ़ने के बाद हम इस घटना को अपने यहाँ यानी कि भारतीय संविधान से जोड़ पाएँ और समझ पाएँ कि आखिर संविधान का क्या रोल है, संविधान की क्या भूमिका है, क्यों हम कहते हैं कि संविधान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तमाम सवाल जो आपके मन में है, इसका उत्तर भी इस वीडियो में मिलेगा, हमें इस चैप्टर में मिलेगा। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहला जिक्र करेंगे नेल्सन मंडेला की। तो नेल्सन मंडेला का अगर मैं जिक्र करूं, जो कि एक शांति दूत के रूप में पहचाने जाते हैं, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की लड़ाई बिल्कुल गांधी जी की तरह अहिंसा से लड़ी थी। इसके लिए उन्हें लगभग 27 सालों तक जेल में भी रहना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं माना और आखिरकार उसी देश साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी बने। अब नेल्सन मंडेला का विचार और उनका थॉट ये कहता है कि आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन, यानी कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध भी किया है। उनका कहने का अर्थ ये है कि साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक और वाइट यानी श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच का बहुत बड़ा भेदभाव था, इन भेदभाव में कहीं ना कहीं ब्लैक डोमिनेशन के लोगों के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, बहुत सारी बाधाएं थी। जैसा कि हम जानते हैं, ये जो ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश कॉलोनी है, ये साउथ अफ्रीका में भी गया, हमारे यहाँ भी आए, हमारे यहाँ भी इन्होंने बहुत लंबे समय तक अपना राजपाट बनाकर रखा, बहुत निर्दयी तरीके से भारतीयों पर जुल्म भी किया, इन्हें प्रताड़ित भी किया। ठीक उसी प्रकार से ये साउथ अफ्रीका में भी काम करते थे और इन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें हम वाइट डोमिनेशन कहेंगे, और अन्य जो साउथ अफ्रीकन्स थे, इंडियंस थे या फिर अन्य लोग जो साउथ अफ्रीका में रहते थे, ये ब्लैक डोमिनेशन के अंडर में आते थे। तो वाइट डोमिनेशन के लोगों में ब्लैक लोगों ने ब्लैक डोमिनेशन के ऊपर बहुत बड़े स्तर तक एक डिस्क्रिमिनेशन किया, भेदभाव किया, जिसमें कि बहुत सारे प्रतिबंध उन्होंने ब्लैक डोमिनेशन के लोगों पर लगाया कि आप बस में नहीं जा सकते हैं, आप एक अच्छे पद पर काम नहीं कर सकते हैं, आप समंदर किनारे नहीं आ सकते हैं, और भी इसको छोड़कर बहुत ही उच्च स्तर तक इन्होंने वहां पर भेदभाव किया। सिर्फ और सिर्फ वहां पर वाइट डोमिनेशन के लोगों को ही अधिकार मिलता था, वो बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक अपने कामकाज करते थे और ब्लैक डोमिनेशन के लोगों को दबा कर रखते थे। तो इस थॉट का पहला लाइन ये कहता है कि मैं वाइट डोमिनेशन के खिलाफ लड़ा, और इसलिए लड़ा ताकि मैं ब्लैक डोमिनेशन के लोगों को बचा पाऊं, और फिर मैंने ब्लैक डोमिनेशन के लोगों का विरोध इसलिए किया ताकि वो अपने ऊपर जो भी बाधाएं लगी थी, जो भी रेस्ट्रिक्शंस हुए थे, जिस हिसाब से उनको प्रताड़ित किया गया, इसका वो बदला ना निकाल पाए। यानी कि आप जानते हैं कि वाइट डोमिनेशन के लोगों ने ब्लैक डोमिनेशन पे अत्याचार किया, तो ये वाइट डोमिनेशन के विरुद्ध संघर्ष करके ब्लैक डोमिनेशन के लोगों को बचा लिया। और फिर ये ब्लैक डोमिनेशन के लोगों का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि ब्लैक डोमिनेशन के लोग वाइट डोमिनेशन से बदला ना ले पाए। समझ में आ गया? यानी कि इनका विचार बिल्कुल गांधी जी के समान था कि आंख के बदले अगर आंख लेंगे तो पूरा विश्व अंधा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ही चाहते थे कि जो व्हाइट डोमिनेशन के लोगों ने किया, ठीक है, कर दिया। अब ब्लैक डोमिनेशन के लोग अगर आज़ादी पा लेते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, यहाँ पर अपना सरकार बना लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने ऊपर किए गए सभी एक्टिविटीज़ का रिवेंज लेना शुरू कर दें, यानी कि बदला लेना शुरू कर दें, ये सब कुछ। तो कुल मिला जुला के ये इसीलिए कहते हैं कि उन्होंने व्हाइट डोमिनेशन और ब्लैक डोमिनेशन दोनों के खिलाफ ही इन्होंने संघर्ष किया। आई हैव चेरिश्ड द आइडल ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी in which all persons live together in harmony
एंड विथ इक्वल अपॉर्चुनिटी। यानी कि मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हुए एक दूसरे के साथ रहें और सबको समान अवसर भी उपलब्ध हो। मैंने ऐसे ही समाज के गठन करने का सपना देखा है जहां किसी भी प्रकार के श्वेत और अश्वेत लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार के इन दोनों के बीच में भेदभाव ना हो, सभी लोगों को समान अधिकार मिले, सभी लोग हर एक जगह पर जा पाएं, या फिर जो भी लोकतांत्रिक सरकार में और लोकतांत्रिक देश में होता है वैसा ही माहौल ये यहाँ पर भी बनाने का सपना देख रहे थे। इट इज़ एन आइडल विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव। यानी कि मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहता हूँ और इसे पाना भी चाहता हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ, ऐसा वो कहते हैं। इट इज़ एन आइडल विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव, बट इफ नीड्स बी इट इज़ एन आइडल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई। यानी कि जिस समाज का मैं गठन करना चाहता हूँ वहाँ सभी लोग स्वतंत्र रहें, सभी लोग एक दूसरे के साथ मेल जोल करके रह सकें, और इसी आदर्श के लिए मैं जीवित रहता हूँ, इसे ही पाना चाहता हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इस आदर्श के लिए अपने जान देने को भी तैयार हूँ, ऐसा नेल्सन मंडेला कहते हैं। कितना अच्छा विचार है इनका। दिस वॉज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रेजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। यानी कि यह नेल्सन मंडेला का कथन है जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. He spent the next 27 years in South Africa's most dreaded prison, Robben Island. यानी कि जब नेल्सन मंडेला वहाँ के इस भेदभाव, यानी कि ये जो एपार्थेड है ना, ये एक प्रकार का सिस्टम है, और एपार्थेड सिस्टम का मतलब ये है कि रंग भेद, यानी कि भेदभाव, जिस हिसाब से जो गोरे लोग हैं यानी कि वाइट डोमिनेशन के लोग हैं और जो अश्वेत लोग हैं जिन्हें ब्लैक डोमिनेशन कहा गया, इन दोनों के बीच का जो सिस्टम था, ये जो डिस्क्रिमिनेशन था, इसे एपार्थेड का नाम दिया गया। तो नेल्सन मंडेला क्या करते हैं कि उस एपार्थेड सिस्टम को मिटाने के लिए ये इतना अच्छा विचार देते हैं, और जिस प्रकार से भारत देश में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद और भी सुभाष चंद्र बोस और अन्य महान क्रांतिकारियों ने जन्म लिया, और हमारे यहाँ के जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट अलग अलग प्रकार का भेदभाव या फिर डिस्क्रिमिनेशन या फिर कह सकते हैं जो दबाव हमारे ऊपर दिया करते थे, इस चीज़ से भारतीयों को आज़ादी दिलाने के लिए जब वो एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो जिस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट मंगल पांडे के ऊपर, भगत सिंह के ऊपर, राजगुरु, सुखदेव के ऊपर, चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर, कह सकते हैं सुभाष चंद्र बोस के ऊपर और अन्य क्रांतिकारियों के ऊपर जिस प्रकार से मुकदमा दर्ज कराते हैं, उन्हें फांसी की सज़ा सुनाते हैं, उन्हें शूट कर देते हैं, उन्हें और भी ज़्यादा टॉर्चर्ड किया जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से ये जो ब्रिटिशर्स थे, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, ये भी नेल्सन मंडेला के ऊपर एक मुकदमा चलाते हैं, और वो मुकदमा देशद्रोह का था। उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में अब रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। अब जरा ध्यान देना कि ये जो नेल्सन मंडेला थे, तो वहाँ पे जो सिस्टम चलता था, वहाँ पे जो गवर्नमेंट था, ये एपार्थेड सिस्टम था, यानी कि रंग भेद के अनुसार था कि सिर्फ और सिर्फ वाइट डोमिनेशन का ही राज होगा यहाँ पर। तो ये जब उसके अगेंस्ट में सवाल उठाते हैं तो इनके ऊपर देशद्रोह का धारा लगता है, और 1964 में उन्हें सजा दी जाती है कि वो अब वहाँ पर उम्र कैद की सज़ा मिलेगी, और वो और उनके 7 दोस्तों को 1964 में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था, यानी कि एपार्थेड से चलने वाली जो शासन व्यवस्था के विरोध में उठाए गए सवाल को मद्देनजर रखते हुए इन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। और फिर क्या होता है, अगले 27 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल, जिसे हम रॉबेन द्वीप के नाम से जानते हैं, इन्हें वहां पर कैद कर दिया जाता है। अब आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर एक सिंबल लगा है, एक यहाँ पे नोटिस बोर्ड टंगा है, और इस नोटिस बोर्ड पे लिखा है डेंजर, यानी कि खतरा। नेटिव्स इंडियंस, कलर्ड्स,
इफ़ यू एंटर दिस premises at night, you will be listed as missing. Armed guards shoot on sight. Swiss dogs devour the corpses. यानी कि इसका मतलब है you have been warned. यहाँ पे चेतावनी दिया गया है कि जो साउथ अफ्रीकन्स हैं और अन्य भारतीय हैं जिन्हें कि ब्लैक डोमिनेशन में रखा गया है, अगर वो इस क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ पर गार्डिंग करने वाले जो गार्ड्स हैं वो सबसे पहले उन्हें गोली से भून देंगे और उनकी लाश को जंगली कुत्तों के आगे फेंक देंगे ताकि वो उन्हें खा जाएं, उनकी हड्डी तक को खा जाएं और फिर उनके नाम को गुमनाम सूची के तहत रख दिया जाएगा। अर्थात कि उन्हें शूट करके जंगली डॉग्स को खिला दिया जाएगा और उन्हें गुमनाम सूची में दाखिल कर दिया जाएगा कि वो कभी यहाँ आए ही नहीं थे। ये सख्त वार्निंग थी वहाँ के नेटिव्स के लिए और इंडियन के लिए। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो साइन ऑन डरबन बीच इन इंग्लिश, ठीक है, अफ्रीकन्स एंड जुलू, इन इंग्लिश इट रीड्स सिटी ऑफ डरबन अंडर सेक्शन 37 ऑफ द डरबन बीच बाई लॉज, दिस बाथिंग एरियाज इज रिजर्व फॉर द सोल यूज ऑफ मेंबर्स ऑफ द वाइट रेस ग्रुप। यानी कि जो ये रंग भेद वाले दौर लगभग 1953 की बात करूं और वहाँ के आसपास के कंडीशन की बात करूं तो यहाँ पे साइन बोर्ड है और इस साइन बोर्ड में मैंने जो कुछ बताया और उसमें यही घोषित किया गया है कि यहाँ पर जो भी लोग आएंगे उन्हें मार दिया जाएगा और मारने के बाद उन्हें जंगली कुत्तों के आगे फेंक दिया जाएगा और फिर उनके लाश को जंगली कुत्ते जब नोच कर खा जाएंगे तो उन्हें गुमनाम लोगों की सूची में रख दिया जाएगा। ऐसा वहाँ पर माहौल उन्होंने क्रिएट कर दिया था।